हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब ये जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, अनक्रैक्ड सेक्शन और क्रैक्ड सेक्शन। अब देखते हैं अनक्रैक्ड सेक्शन क्या होता है और क्रैक्ड सेक्शन क्या होता है। अनक्रैक्ड सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें जो कंप्रेशन जोन न्यूट्रल एक्सिस के अबव होता है और टेंशन जोन न्यूट्रल एक्सिस के बिलो होता है। अगर जो टेंशन है वो अपने इस जोन को क्रॉस नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं अनक्रैक्ड सेक्शन। अगर जो टेंशन जोन है वो अपने एरिया को क्रॉस करके न्यूट्रल एक्सिस को भी क्रॉस कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रैक्ड सेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसमें न्यूट्रल एक्सिस इसके सेंटर पे है और बॉटम में स्टील बार प्रोवाइड किया गया है। कोई भी जब हम बीम कंसीडर करते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो ही हम स्टील के बार्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर डबली है तो टॉप में भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि बीम के न्यूट्रल एक्सिस के अबव कंप्रेशन होता है, बिलो टेंशन होता है, इसलिए हम जो स्टील के बार होते हैं वो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो ही प्रोवाइड करते हैं। इसकी विड्थ B है, डेप्थ D है और इस एरिया में हमने स्टील प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसके जो नीचे का पोर्शन है ये होता है क्लियर कवर। हम बार प्रोवाइड करके उसमें कुछ डेप्थ छोड़ देते हैं ताकि कोरोजन से वाटर अंदर एंटर ना कर सके, एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट ना पड़े, टेम्परेचर का इम्पैक्ट ना पड़े। ये सब रीजंस होते हैं क्लियर कवर प्रोवाइड करने के, क्योंकि अगर हम क्लियर कवर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कोरोजन हो सकता है, कंक्रीट का जो ब्लॉक है वो ख़राब हो सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट एरिया ऑफ इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन हमको डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, B इंटू डी माइनस AST को बाहर कर देंगे। तो ये किसका हो गया, कंक्रीट का हो गया, प्लस M इंटू AST। एरिया डिटरमाइन करते हैं तो AST में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये हमको एरिया ऑफ इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन मिल गया, B इंटू डी प्लस M माइनस 1 AST। यहाँ से हम M को कॉमन निकाल लेंगे। अब एरिया ऑफ अनक्रैक्ड सेक्शन क्या होगा, B माइनस डी। अनक्रैक्ड सेक्शन की बात होगी जब, ये तो इक्विवेलेंट है, अगर अनक्रैक्ड सेक्शन की बात होगी तो पूरे में से हम स्टील को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टेंशन जो है उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो B इंटू डी माइनस AST। अब जब बात होगी क्रैक्ड सेक्शन की तब हम AST को भी कंसीडर करेंगे और न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि जो टेंशन जोन है इस एरिया से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं विड्थ B, डेप्थ कैपिटल D, टोटल डेप्थ होता है स्मॉल d, यहाँ से कंसीडर किया जाता है स्मॉल d। ठीक है, अब एरिया ऑफ इक्विवेलेंट क्रैक्ड सेक्शन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इस एरिया का ये एरिया कितना होगा, B इंटू एक्स से। ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो का एरिया क्या होगा, M इंटू AST। ठीक, ये हमारा होगा एरिया ऑफ क्रैक्ड सेक्शन। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम XA से डिनोट करते हैं। ठीक, इफ डायमेंशन B और D गिवन है और AST भी गिवन है तब हमको X से डिटरमाइन करने बोल रहा है। तो हमारा डायग्राम क्या होगा, एक कंक्रीट का ब्लॉक, न्यूट्रल एक्सिस से बिलो स्टील के बार्स, विड्थ B होगी, डेप्थ उसका स्टील बार के ऊपर से लेंगे तो स्मॉल d। अब ये XA है तो इतना D माइनस XA हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है क्लियर कवर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कंप्रेशन जोन को और टेंशन जोन को। तो अगर हम इक्वेट करते हैं एरिया मूवमेंट कंप्रेशन जोन के एरिया को और टेंशन जोन के एरिया को तो क्या होगा, देखिए
ये एक्स ए इंटू बी, ठीक है, और इसका जो स्ट्रेस कहाँ एक्ट होगा, इसके जस्ट हाफ में, एक्स ए बाई 2, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब टेंशन जोन की बारी आती है, तो टेंशन जोन की बारी आएगी तो इसका एरिया कितना होगा, m इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए। इसका विड्थ जो होगा वो m इंटू ए एस टी हो जाएगा और इसकी डेप्थ जो हो जाएगी d माइनस एक्स ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कंप्रेशन जोन और कंप्रेशन स्ट्रेस को कंसीडर किया जो कि एक्स ए बाई 2 में एक्ट करेगा, मतलब c इंटू ए और t इंटू ए, क्लियर है। अब देखिए c मतलब कि एक्स ए बाई 2 पे एक्ट करेगा c का वैल्यू, और एरिया ये हो गया। अब t देखते हैं, t मतलब कि m इंटू ए एस टी, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो होगा m इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो b इंटू एक्स ए स्क्वायर बाई 2 m इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा कुछ इस टाइप का, ठीक। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक्स ए की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमको ए एस टी पता हो तो। अब अगर हमको ए एस टी पता है तो m तो हम इजीली निकाल लेंगे क्योंकि वो तो आई एस कोड से पता चल जाता है, b और d नोन रहेगा, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक्स ए की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगर हमको डिटरमाइन करने बोला क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्स सी की वैल्यू, ठीक, तो देखते हैं ये स्ट्रेस डायग्राम है। फ्रॉम स्ट्रेस डायग्राम हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं इसमें, देखते हैं इस डायग्राम का कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो सिग्मा सी बी सी है, सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स सी इज इक्वल्स टू सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन डेप्थ इसका डी माइनस एक्स है। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पर सिग्मा सी बी सी स्ट्रेस अपॉन डेप्थ, ठीक। अब यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो, सिग्मा एस टी बाई एम और डेप्थ क्या है डी माइनस एक्स सी, तो ये रिलेशन मिल जाएगा हमको। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं और इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो कुछ ये रिलेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, डी बाई एक्स ए को कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ रिलेशन आ जाएगा, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये डी बाई एक्स ए इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए जो एक्स सी बाई डी था, डी को हम इधर भेज दिए, देखिए ये जो डी है इसको उल्टा कर देंगे तो हमको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, डी को इधर भेज दिए तो एक्स सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। सिग्मा सी बी सी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग और परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, सिग्मा एस टी ये होता है इज इक्वल्स टू के, मतलब के इज इक्वल्स टू ये भी होता है और के इज इक्वल्स टू ये भी होता है, एक्स सी बाई डी, ये एक रिलेशन मिल गया। के को हम बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, ठीक है। तो अगर हम इसको और सॉल्व करें तो हमको ये भी इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू डी। अब के इज इक्वल्स टू हम ये भी बोल सकते हैं। अब इसको और सॉल्व करते हैं क्योंकि मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला हमको पता होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी, ठीक है। उसको पुट कर देते हैं एम के प्लेस में, तो हमने पुट किया तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, 280 डिवाइड बाई 3 93.33 होता है, 93.33 प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिग्मा एस टी जो के की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है सिग्मा एस टी पर, ये आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। अब डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके के की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमको एग्जाम में बोला कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर डिटरमाइन करिए तो के की वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी कर सकते हैं और इसका भी यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अभी हमको सिर्फ ये ही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है तो हम सिर्फ इसका यूज़ करके डिटरमाइन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेड ऑफ स्टील Fe 250, Fe 415, Fe 500। तो डायरेक्ट के की वैल्यू अगर याद कर ली जाए तो बहुत ईजी पड़ेगा। एक नोट पॉइंट है, मॉडुलर रेशियो की जो वैल्यू डिपेंड करती है सिग्मा CBC पे। हाउ? m इज इक्वल्स टू क्या होता है 280/3 सिग्मा CBC। तो सिग्मा CBC वैल्यू आया तो इस पर डिपेंड करेगा m का वैल्यू। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर क्वेश्चन में हमको डिटरमाइन करने बोल रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी लोड को, किसी स्ट्रेस को बियर करना। तो मैक्सिमम अगर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है बीम में, क्योंकि बेंडिंग ही होता है, तो उसको बियर करने के लिए जो बियर करने की क्षमता जो होती है कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोमेंट डेवलप इन अ सेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोडिंग इज कॉल्ड एज बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मोमेंट अगर डेवलप हो रहा है किसी सेक्शन में ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। अब जैसे कि ये कंक्रीट का सेक्शन है, ठीक है। अब अगर ये इस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, ऐसा बेंड हो रहा है या ऐसा बेंड हो रहा है, कैसा भी बेंड हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। ये डायग्राम तो क्लियर ही होगा, बहुत बार देख चुके हैं। विड्थ बी का रेक्टेंगुलर सेक्शन है, डेप्थ इसकी कैपिटल डी है, स्मॉल डी हम क्लियर कवर को छोड़ के जो पोर्शन होता है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो कंप्रेसिव फोर्स है वो अपर पोर्शन के टॉप से XA/3 में एक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो टेंशन फोर्स है ये जस्ट स्टील के एरिया में एक्ट करेगा, उसके सेंटर से। तो टॉप कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंशन स्ट्रेस के बीच का जो डेप्थ होता है उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म, ठीक है। अब अभी लीवर आर्म बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हम इस डायग्राम का यूज़ करते हैं और इसमें सिग्मा Fx इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब x डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। C माइनस टी इज इक्वल्स टू 0, तो C इज इक्वल्स टू 0 मतलब कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन में अगर हमको निकालना है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है मोमेंट का फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम कंप्रेशन जोन में डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टेंशन जोन में डिटरमाइन कर रहे हैं तो लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखिए ये यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमको ये पूरा डेप्थ कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम टेंशन जोन में डिटरमाइन कर रहे हैं तो भी हमको ये फोर्स ऐसे रोटेट होगा, तो बेंडिंग मोमेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? अगर हम कंप्रेशन जोन के लिए डिटरमाइन कर रहे हैं तो टेंशन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लीवर आर्म ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म और टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो देखो C इज इक्वल्स टू क्या होता है, विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो विड्थ क्या है B और एरिया ऑफ स्ट्रेस क्या होगा XA इनटू सिग्मा CBC/2, ठीक है। अब जो T है वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील AST, स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा ST, ठीक है। इसमें हम M का यूज़ नहीं करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में। क्लियर है? C इज इक्वल्स टू B विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस क्या है, यही तो है ना एरिया ऑफ स्ट्रेस। ये देखो एरिया ऑफ स्ट्रेस, ये C एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सिग्मा CBC है, ये इनटू XA/2 इसके हाफ में एक्ट करेगा, टॉप से थर्ड में।
अब इसके आगे देखते हैं लीवर आर्म क्या होता है। तो लीवर आर्म क्या होगा, देखिए ये जो डिस्टेंस कहलाती है वो डी कहलाती है, ठीक है। ये जो टॉप से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है वाई, अगर हम डी में से वाई को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, लीवर आर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो वाई है वो क्या है, एक्स ए बाई 3, 1/3 पे उसका सेंट्रॉइड एक्ट करेगा, तो डी माइनस एक्स से ये हो जाता है लीवर आर्म। तो हम यहाँ पर लीवर आर्म की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए एम आर सी इज इक्वल्स टू हाफ बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस एक्स से। अब हाफ क्यों, क्योंकि जो कंक्रीट का सेक्शन है वो उसके जस्ट हाफ पोर्शन को कंसीडर कर रहा है। जब हम टेंशन जोन के लिए कंसीडर करते हैं तो सिग्मा एस टी, ए एस टी और लीवर आर्म। स्ट्रेस इन स्टील, एरिया ऑफ स्टील, यहाँ पे विड्थ इनटू एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एक कंक्रीट ब्लॉक के डाटा गिवन है और बोला है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटरमाइन करिए, तो हमको एम आर सी और एम आर टी दोनों की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।